नमस्कार। चलिए एक ऐसी कंपनी की कल्पना करते हैं जो पहले एक सरकारी कंपनी थी, फिर उसे एक माइनिंग जाइंट ने खरीद लिया और उसके बाद उसने इन्वेस्टर्स के लिए पैसों का पहाड़ खड़ा कर दिया। जी हाँ, ये कहानी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की और आज हम इसके सारे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर भारत की इस सबसे बड़ी डिविडेंड मशीन के पीछे का सीक्रेट क्या है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। इसमें राष्ट्र निर्माण भी है, प्राइवेट सेक्टर का एम्बिशन भी है और जबरदस्त दौलत बनाने का फॉर्मूला भी। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो बात शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से। हिंदुस्तान जिंक की कहानी शुरू हुई थी देश की एक बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए, लेकिन फिर एक बड़े टेकओवर ने सब कुछ बदल दिया और कंपनी सरकारी कंट्रोल से निकलकर प्राइवेट हाथों में चली गई। तो देखिए, साल था 1966। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी HZL एक सरकारी कंपनी के तौर पर बनी। इसका सीधा सा मकसद था भारत के लिए जिंक जैसी जरूरी धातुओं की सप्लाई पक्की करना। फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पूरे 36 साल बाद 2002 में वेदांता ग्रुप, उस वक्त स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, इसमें एक बड़ी हिस्सेदारी खरीद लेती है और बस यहीं से खेल बदल जाता है। लेकिन असली बदलाव तो कंपनी के मिशन में आया। सोचकर देखिए, 1966 में जब ये बनी तो इसका लक्ष्य था देश की सेवा करना, बाहर से इंपोर्ट कम करना। और 2002 के बाद लक्ष्य पूरी तरह बदल गया। अब फोकस था ग्लोबल मार्केट पर कब्जा करना, दुनिया में सबसे कम लागत पर प्रोडक्शन करना और हाँ, शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना। मतलब सोच में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो हिस्सा जिसका हर इन्वेस्टर इंतजार करता है, पैसा। आखिर इस कंपनी ने इतनी जबरदस्त दौलत बनाई कैसे? चलिए जरा नंबर्स में गहराई से उतरते हैं। एक बात साफ कर दूं, इस कंपनी का कोई नॉर्मल आईपीओ नहीं आया था। हुआ ये कि सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेची और उसके बाद 21 नवंबर 2006 को इसे सीधा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया गया। और जानते हैं उस दिन इसकी एडजस्टेड कीमत क्या थी? सिर्फ 26 रुपए। हाँ, सिर्फ 26 रुपए। और बस यहीं से वो गजब का सफर शुरू होता है। और आज ये स्टॉक लगभग 495 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। सोचिए जरा, वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट आज कहां से कहां पहुंच गया। मतलब सीधा सीधा 19 गुना का रिटर्न। और रुकिए, ये तो सिर्फ शेयर की कीमत का हिसाब है। अभी तो असली कहानी यानी डिविडेंड बाकी है। जैसा मैंने कहा, असली खेल तो अभी बाकी है। 2003 से लेकर अब तक कंपनी ने पूरे 39 बार डिविडेंड दिया है। मतलब शेयर का दाम तो बढ़ ही रहा है और ऊपर से जेब में लगातार कैश भी आ रहा है। भाई, इसीलिए तो इसे भारत की ग्रेट डिविडेंड मशीन कहा जाता है। और रुकिए, रिटर्न्स को और बढ़ाने के लिए कंपनी ने भी कुछ कमाल के मूव्स चले। 2011 में स्टॉक स्प्लिट हुआ, जिससे एक शेयर 5 बन गया। और फिर 2012 में 1:1 का बोनस इशू, जिसने शेयर होल्डर्स की होल्डिंग को सीधा डबल कर दिया। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब प्रेजेंट में आते हैं और समझते हैं कि आज हिंदुस्तान जिंक की असली ताकत क्या है, मार्केट में इसका क्या रुतबा है और हाँ, इसके प्रमोटर्स का खेल क्या है। तो सवाल उठता है कि आज कंपनी को कंट्रोल कौन करता है। देखिए, ड्राइविंग सीट पर तो वेदांता ग्रुप है, जिसके पास करीब 62% हिस्सेदारी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार के पास भी अभी लगभग 29.5% हिस्सा बचा हुआ है और यही यूनिक ओनरशिप स्ट्रक्चर इसे मार्केट में इतना खास बनाता है। अगर हिंदुस्तान जिंक की ताकत को समझना हो तो 4 बातें जाननी बहुत जरूरी हैं। पहली, इसका साइज। मार्केट कैप है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का। दूसरी, ये दुनिया में सबसे कम लागत पर जिंक बनाती है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तीसरी, इसके पास है रामपुरा अगुचा, जो दुनिया की सबसे अमीर जिंक माइंस में से एक है। और चौथी बात, ये सिर्फ जिंक नहीं बल्कि लेड और कीमती धातु चांदी का भी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। लेकिन रुकिए, जैसा कि कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए इस चमक के पीछे छिपे हुए रिस्क्स को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो कौन कौन से खतरे हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? सबसे पहला, कंपनी ग्लोबल जिंक की कीमतों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। कीमतें नीचे गईं तो प्रॉफिट भी नीचे। दूसरा, माइनिंग का बिजनेस है तो रेगुलेटरी और एनवायरमेंटल मुश्किलें कभी भी आ सकती हैं। तीसरा, इसकी प्रमोटर कंपनी वेदांता की अपनी कर्ज की स्थिति का असर भी इस पर पड़ सकता है। और आखिर में, सरकार अपने बचे हुए हिस्से को कब और कैसे बेचेगी, इस पर एक कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है।
अब आते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर। क्या ये स्टॉक भविष्य में भी ऐसा ही मल्टीबैगर रिटर्न दे पाएगा? चलिए इसके बुल और बेयर केस यानी दोनों पक्षों की दलीलों को तौलते हैं। तो देखिए, भविष्य को लेकर दो अलग अलग नजरिए हैं। जो लोग इसमें तेजी देख रहे हैं उनका मानना है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम से जिंक की डिमांड बढ़ेगी और साथ ही चांदी की बढ़ती कीमतें भी इसे फायदा पहुंचाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सतर्क हैं वो कहते हैं कि अगर ग्लोबल मंदी आई या जिंक की ओवर सप्लाई हो गई या फिर सरकार की कोई पॉलिसी बदल गई तो ये इसके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। तो आखिर में हिंदुस्तान जिंक को एक लाइन में समेटना हो तो कैसे करेंगे? शायद ऐसे कि ये एक हाई रिस्क स्टॉक नहीं बल्कि एक हाई स्टेबिलिटी वाली कैश मशीन है। ये वो कंपनी है जो अपने लगातार डिविडेंड से किसी भी पोर्टफोलियो को एक मजबूती देती है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या इसे एक धीमे लेकिन स्थिर तरीके से दौलत बनाने वाली मशीन की तरह देखा जाए या फिर सिर्फ एक सुरक्षित डिविडेंड देने वाले शेयर की तरह? इसी सवाल का जवाब आपका नजरिया तय करेगा।